हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल बाय अनिल सर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज मैं फिर आप सबको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2027 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट आर्ट्स हिस्ट्री लेकर आए हैं सर। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर। जो क्लास 12 में इस बार 2027 में जो एग्जाम देने के लिए चाहते हैं सर, उसके लिए आज मैं मेरा सबसे पहला वीडियो है हिस्ट्री के लिए। थोड़ा सा इसको शांति से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करने के लिए मत भूलिए। जरूर इतना स्नेह और प्यार देने का प्रयास करें। चलते हैं तो सर क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा। और आज का सर सबसे पहला क्वेश्चन है सर कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख के दो महत्व बताइए। अभिलेख किसे कहते हैं और अभिलेख के बारे में दो महत्व बताना है। ये इंपोर्टेंट क्या है, अभिलेख का इंपोर्टेंट महत्व क्या है। उत्तर को देखते हैं सर। उत्तर कहता है सर, अभिलेख पत्थर, धातु इत्यादि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। यह मुख्य रूप से शासकों का राज्यादेश होता था। मतलब राजा जो था, जो राज में जो आदेश देता था उसके हिसाब से पत्थर पर लिखा जाता था, उसी को हम अभिलेख कहते हैं। आगे कहता है सर, सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का प्रस्तर अभिलेख है। ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीन सबसे पुराना अभिलेख जो है राजा अशोक का है। कहता है सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा इत्यादि पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। अभिलेख किसी भी कालखंड की जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिकता स्रोत माना जाता है। कहता है यह अभिलेख इसलिए लिखा जाता था कि ताकि आने वाले भविष्य में किसी राजा के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख राजा अशोक के बारे में बताया जाता है। और राजा अशोक जो था बाबू, पाटलिपुत्र का सबसे प्रतापी राजा था। उसका एक बेटा था जिसका नाम महेंद्र था और एक बेटी था जिसका नाम था संघमित्रा। और बेटा और बेटी को अंत समय में राजा अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अपना बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजा था। कौन? राजा अशोक। राजा अशोक के बारे में बताया जाता है कि उसे प्रियदर्शी भी कहा जाता है सर। उसके पहले राजा अशोक को चंडाल के नाम से जाना जाता है। क्यों? राजा अशोक अपने 99 भाई को कत्ल कर दिया था सिर्फ राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए। इसी कारण से उसे बहुत बड़ा उपाधि दिया गया था, जिसको राजा अशोक के बारे में कहा जाता है बाबू, बहुत खराब शब्द का उपयोग किया गया था राजा अशोक के बारे में। इसको बताया जाता है कि यह बहुत ही खराब राजा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 99 भाई को कत्ल कर दिया। आगे यह आगे चलकर बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इसको प्रियदर्शी भी कहा जाता है। प्रियदर्शी कहने का मतलब बहुत प्रिय काम किया था, इसलिए इसको प्रियदर्शी राजा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति शुरू हुआ था और यह 1857 की क्रांति का कारण क्या था। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। इसे पहली बार अंग्रेजों का मुकाबला भारतीय राजाओं से हुआ था। इस क्रांति का निम्नलिखित कारण थे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भारत के राजा से और भारत के वीर सपुत्र से अंग्रेज को सबसे पहले सामना हुआ था। क्या कारण था? 1857 की क्रांति हुआ था। 10 मई 1857 की क्रांति हुआ था। सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। इसको पहले नोट किया जाए, यदि आपका आदेश हो तो आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं सर, क्या कारण था। जो सबसे पहला कारण था विदेशी शासन के प्रति घृणा। विदेश के जो राजा था उसके प्रति भारत के लोग घृणा, मतलब बहुत खराब महसूस करता था। कारण था 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था कि लोगों में विदेशी शासन के प्रति घृणा होने लगी थी। मतलब विदेश के जो राजा था हमारे देश में चला रहा था, उसे घृणा
मतलब उससे बहुत खराब महसूस होता था, वो अच्छा से शासन नहीं चला पाता था, जिस कारण से सबको बहुत ही खराब महसूस होता था। दूसरा कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, डलहौजी की हड़प नीति, कुप्रशासन का आरोप, दत्तक पुत्र के नियम में बदलाव कारण सतारा, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इसे यहाँ के स्थानीय शासक और जनता अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत कर दिया। ध्यान दीजिए सर, सतारा, नागपुर, झांसी, अवध ये सब राज था, और यहाँ पर क्या किया, अंग्रेज ने अधिकार कर लिया। और अंग्रेज अधिकार कर लिया बाबू, जब इस पर अधिकार जमा लिया तो यहाँ के राजा जो है विरोध करना शुरू कर दिया, जिस कारण से 1857 की क्रांति हुआ। तीसरा कारण भारत का आर्थिक शोषण। 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण था भारत का आर्थिक शोषण, इससे लोगों ने क्रांति की। आर्थिक स्थिति भारत के लोगों को इतना खराब कर दिया, इतना गरीब कर दिया बाबू, कि अंत में क्या किया, लोगों अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था, और लड़ाई इतना लड़ा बाबू कि अंत में अंग्रेज को भागना पड़ा, जिस कारण से एक क्रांति हुआ, जिसको कहते हैं 1857 की क्रांति। चौथा कारण है ईसाई मिशनरी की भूमिका। भारतीयों को ईसाई मिशनरी द्वारा ईसाई बनाने की गतिविधियां चल रही थी। ध्यान दीजिएगा, सबको कहता था ईसाई बनना, हम हिंदू है और कह रहा था कि ईसाई बन जाइए, जिस कारण से 1857 की क्रांति हुआ। चलिए इसको शांति से नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा सर 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, एवं ताजा कारण। 1857 की क्रांति का ताजा कारण क्या था भाई, तो उत्तर सुनते हैं सर कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण के रूप में नई चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से यह क्रांति शुरू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, हिंदू भाई सब जो राइफल एनीफील्ड जो राइफल था, उसमें जो गोली चलाता था उसमें दांत से ऐसे निकाल के डालना पड़ता था, और जो गोली है सर कारतूस है उसमें गाय का चर्बी मिला हुआ था। मुस्लिम के लिए बताया गया कि सुअर का चर्बी मिला हुआ, जिस कारण से हिंदू और मुसलमान जो सिपाही था वह गोली चलाने से इनकार करते हैं, बोला हम नहीं उपयोग करेंगे। चर्बी मिला हुआ था कारतूस में, जिस कारण से सबसे पहला ये ताजा कारण है सर कि लोग गोली चलाना बंद कर दिया, सब सैनिक जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। चर्बी वाले कारतूस को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। इससे सेना के हिंदू और मुसलमान विरोध करने लगा तथा 10 मई 1857 के मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। ध्यान दीजिएगा, जो कारतूस जो गोली बनाया जाता था, मान लीजिए राइफल से में गोली रखिएगा ना तभी ना फोड़िएगा, वो गोली में सर गाय और सुअर का चर्बी मिला हुआ था, और गाय और सुअर का चर्बी मिले के कारण से हिंदू और मुसलमान को ठेस पहुंचा और बोला हम सैनिक में काम नहीं करेंगे, जिस कारण से 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से, दिल्ली के मेरठ नामक स्थान से यह क्रांति शुरू हुआ, जिसे 1857 की क्रांति या सैनिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं 4। उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन मतलब धरती के अंदर है और उसको खने तो कुछ नया नया चीज मिला, उसी को उत्खनन कहते हैं। समझते हैं सर उत्तर? उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 प्रकार के से किया जाता है। इसमें प्राचीन कालीन पुरावेश जैसे अभिलेख, मृत मूर्तियां, सिक्का, भवन अवशेष इत्यादि पाए जाते हैं। इसी के आधार पर इतिहासकार एवं पुरातत्वविद उसका काल निर्धारण करते हैं। ध्यान देते हैं आगे क्या कहता है सर, जो सुनते हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन उत्खनन के बारे में कि बताता है कि हमारा अभिलेख कैसा था, हमारा इतिहास कैसा था, पहले मूर्ति कैसे बनाया जाता था, मूर्ति पर सिक्का कैसे बनाया जाता था, सिक्का पर किसका किसका रहता था मूर्ति बना हुआ, ये सब के बारे में जब उत्खनन करते हैं मतलब खनते हैं जमीन को, तो पुरानी पुरानी बात हमको मिलता है, जिसके बारे में इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है कि पौराणिक काल में किस प्रकार से काम होता था, उसे ही उत्खनन कहा जाता है।
चलिए इस क्वेश्चन को नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 4 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? अब ध्यान देते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसके लिए याद रखना है वो ट्रिक सर, हरा ह से होता है सर हड़प्पा और रा से होता है सर रावी नदी, रा से होता है सर रावी नदी, यानी हड़प्पा जो है सर रावी नदी के किनारे बसा हुआ। चलिए अब क्वेश्चन को कसर कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखला दास बनर्जी ने उत्खनन करवाया और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया। इसके बाद ही अन्य स्थानों पर पुरातात्विक खुदाई की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने तथा हड़प्पा में ही सभ्यता का उत्खनन होने के चलते ही इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि 1922 ईस्वी में सबसे पहले राखला दास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था और बहुत पुरानी बात, बहुत पुराना तत्व का खोज किया था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के लिए ट्रिक याद रखना है हरा, और हरा का मतलब होता है ह से हड़प्पा सभ्यता, रा से रावी नदी, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है सर रावी नदी के किनारे बसा हुआ। परेशानी सर? जी नहीं सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी? गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कह सकते हैं, गौतम बुद्ध क्या क्या शिक्षा देते थे? वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के बारे में बताया जाता है जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म के 7वें दिन बाद गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था, गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हो गया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गया था। उसकी मौसी प्रजापति जो गौतमी है वो लालन पालन किया था और बौद्ध धर्म के वो संस्थापक बन गए। गौतम बुद्ध बहुत ही अच्छी शिक्षा दिए थे। क्या शिक्षा दिए थे इसके बारे में देखते हैं। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी? महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनकी मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित थी। 4 आर्य सत्य है, दुख दूर, समुदाय, दुख निरोध और दुख निषेध, गामनी क्रिया। कहता है कि दुख कभी जीवन में दूर नहीं होगा, समुदाय आपका जो समाज हो कभी दूर नहीं होगा, दुख निरोध, दुख को आप विरोध नहीं कर सकते, यदि दुख आपके अंदर लिखा हुआ है तो आएगा, दुख निषेध, और दुख को दूर करने का कोई उपाय भी नहीं। जो दुख आपको दिए हैं, प्रभु दिए हैं दुख, तो प्रभु ही दूर कर सकते हैं। नीचे वाला इस संसार में कोई मनुष्य दूर किया नहीं जा सकता है। चलिए आगे देखिए क्या कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पहले सर आप सब नोट कीजिए। चलिए तो आगे देखते हैं सर और क्या क्या दिए थे जो ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिए थे अष्टज्ञानी मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मठ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। गौतम बुद्ध कहते अष्ट मार्ग मतलब 8 गो मार्ग बताए। सम्यक दृष्टि, अपनी आंख को सही रखना है, सही सोचना है।
सम्यक संकल्प, जो संकल्प आप लेते हैं वह संकल्प पूरा करना है। सम्यक वाणी, अच्छा वाणी बोलना है। सम्यक कर्मात्, मतलब सही कर्म करना है। सम्यक आजीव, कोई भी जीव को हत्या नहीं करना है, कोई जीव को परेशान नहीं करना। सम्यक व्यायाम, प्रतिदिन सही दिन सुबह शाम उठकर व्यायाम करना चाहिए। सम्यक स्मृति, स्मृति में तो याद करना, किसी को सही तरीके से याद करना चाहिए। सम्यक समाधि, और अंत में बाबू आपका समाधि बन जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा जीवन। ये अष्ट मार्ग बताए थे। तीसरा, मनुष्य को मध्यम वर्गीय होना चाहिए। समझ गए ना, ज्यादा अमीर बनने का प्रयास नहीं करना, जैसे जीवन चल रहा मध्यम वर्ग में उस प्रकार से आपको जीवन को चलाना है। आगे तीसरा, मनुष्य को अहिंसा का पालन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य को अहिंसा का पालन करना चाहिए, मतलब खून खराबा, मार काट, जीव की हत्या करना नहीं चाहिए। पांचवा, जातिवाद, यज्ञ परंपरा आदि में अविश्वास रखना चाहिए। जाति प्रथा, यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना हमारे हिंदू के लिए ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार कहे थे कि जातिवाद, छुआछूत या यज्ञ प्रगोक्ति करना, ये सब को गौतम बुद्ध नहीं मानते थे, इसका विरोध करते थे। चलिए इसको उतारा जाए। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। यदि समझ में आता है तो दिल बना के भेज दीजिए। सब हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सर, स्वदेशी आंदोलन पर टिप्पणी लिखी। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, कहां हुआ था, किस लिए हुआ था, इस पर आपको टिप्पणी लिखना। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का उदय और विकास हुआ। यह सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव भारत के अन्य भागों में भी पड़ा। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के आर्थिक हितों पर आघात कर स्वदेशी और स्वराष्ट्र की भावना विकसित करना था। आगे क्या कहते हैं, बंगाल में इसे आंदोलन की प्रेरणा रविंद्रनाथ ठाकुर, कौन दिए थे सर, रविंद्रनाथ ठाकुर, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और अन्य नेताओं से मिली। बोला नहीं, आंदोलन करना चाहिए स्वदेशी, मतलब अपने देश के लिए, अपने देश के लिए आंदोलन करना चाहिए। इन लोगों ने आत्मशक्ति का विकास, स्वदेशी उद्योग की स्थापना, सामाजिक सुधार कार्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा और साहित्य के विकास पर बल दिया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नशाखोरी जैसे कुप्रथाओं को मिटाने के भी प्रयास किए गए। लेकिन संक्षेप में स्वदेशी आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवाद का विकास कर राष्ट्रीय आंदोलन का एक नई दिशा दे दी। कहता है स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन, रविंद्रनाथ ठाकुर, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष हमारे समाज में नए नए उद्योग की स्थापना किए, समाज को सुधारने के लिए नए नए कार्यक्रम किए। साथ ही साथ छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नशाखोरी, कुप्रथा, ये सब के बारे में विरोध किए। बोले नहीं, हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके लिए एक आंदोलन किए थे जिसका नाम पड़ा था बाबू स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम पड़ा था, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी मतलब अपना देश का कपड़ा पहनो, अपना देश के खाओ, पढ़ी विद्या प्रदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। मतलब विद्या पढ़ते हैं अपना देश की, अब बुद्धि लाते हैं विदेश की, एक गलत बात। क्यों? क्योंकि स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश को अपनाओ, कपड़ा देश के पहनो, खाना खाओ अपना देश का, गाड़ी खरीदो अपना देश का, इसको कहते हैं स्वदेशी। इसके लिए एक श्लोक है, पढ़ी विद्या प्रदेश की, अब बुद्धि विदेशी पाए। इसलिए बुद्धि विदेश का नहीं पाना। चलिए ये क्वेश्चन को सर नोट किया जाए, 7 नंबर क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 8 नंबर। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा सर, अगस्त प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? अगस्त प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन। उत्तर सुनते सर, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को उनकी मर्जी के बिना युद्ध में शामिल कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, भारत के आदमी सैनिक में नहीं था, उनका बिना मर्जी के युद्ध में शामिल कर दिया कि नहीं तुमको लड़ना पड़ेगा, गोली चलाना पड़ेगा। चलाने के लिए हम जानवे नहीं कर रहे कि राइफल हमको थमा दिया अंग्रेज, ब्रिटिश, ब्रिटेन। अब देखिए क्या हुआ, 1940 में जब सरकार की हालत बिगड़ने लगी तो उन्होंने भारतीयों से सहायता की अपील की। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त अगस्त प्रस्ताव को घोषणा की, जिसके अनुसार कार्यकारिणी में भारतीयों को संख्या बढ़ाने की बात कही गई थी। अगस्त प्रस्ताव में 1940 में एक वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, उसका कहना था जितना भी भारतीय उसको पकड़ पकड़ के लाओ और सैनिक बना दो, सैनिक को जितना से जितना बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त युद्ध परामर्श समिति का गठन करने तथा अल्पसंख्यकों को भरोसे से लेने की बात कही गई थी। जो अल्पसंख्यक, जो छोटे जाति के लोग थे, उसको उठा उठा कर सैनिक में भर्ती कर दिया। और यह अंग्रेज का सोच था। युद्ध के बाद भारतीयों के साथ संवैधानिक विचार विमर्श की बात कही गई थी। वो कहा था कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारत के आदमी के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन अंग्रेज विचार विमर्श नहीं किया, जिस कारण से सभी भारतीय मिलकर विरोध किया, एक क्रांति लाया, जिसे अगस्त प्रस्ताव या अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए ये क्वेश्चन को सर नोट किया जाए। ये क्वेश्चन को नोट किया जाए सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले सर। जोतदार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। जोतदार, जोतदार 18वीं सदी के अंत में उभरा हुआ वर्ग था। वस्तुतः धनी कृषकों को, खेती करने वाले को जोतदार कहा जाता था, जिसका विवरण फ्रांसीसी बुकनन के सर्वे में हम पाते हैं। जोतदारों के पास जमीनों के बड़े बड़े रुकबे होते थे, जो कई हजार एकड़ में फैले होते थे, और उनकी जमीनों पर उपज बटाईदार के माध्यम से की जाती थी। जो जोतदार था उसको जमीन दिया जाता था और बंटवारा आधा आधा करके बांट के फसल देना पड़ता था। जमीन हम ही सबका है, लेकिन उस पर जोतने के कारण से अंग्रेज को आधा देना पड़ता था। ये बटाईदार खेती करके उपज का आधा भाग जोतदार को दे देते थे। जोतदार गांव में ही निवास करते थे तथा जमींदारों से अधिक प्रभावशाली होते थे, क्योंकि गांव के व्यक्तियों पर इनका सीधा नियंत्रण स्थापित था। जोतदार जमींदारों के नीलाम की गई जमीन को खरीद लेते थे। इस प्रकार इनके पास जमीन की बड़ी बड़ी रकबे थे और ये गांव के स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। कभी कभी तो ये सरकार और जमींदारों को आदेश और निर्देश को नजरअंदाज कर देते थे। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका जमींदार होता था और जो सरकार होता था, ये सरकार और जमींदार से, जो जोतदार जो लोग थे, जमीन को खरीद लेते थे और आधा आधा पैसा भी नहीं देते थे, फसल को नहीं देते थे, और अपने मजबूती बहुत बनाते थे। कभी समय पर सरकार और जमींदार के आदेश को पालन नहीं करते थे, उसे ही जोतदार कहा जाता है। चलिए जी, ये क्वेश्चन को नोट किया जाए। 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं सर, 9 के बाद 10 नंबर।
हाँ, यह 10 नंबर है, यह है 10 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, जो सुनिएगा थोड़ा सा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कहता है सर, महाजनपद से आप क्या समझते हैं? कहता है सर, वैदिक काल में जिस क्षेत्र राज्यों का उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी और 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हीं प्रभुता संपन्न राज्य को महाजनपद कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे जो निम्नलिखित। टोटल महाजनपद की संख्या कितनी थी सर? 16 थी। सबसे पहला काशी, दूसरा कोसल, तीसरा अंग, चौथा मगध, पांचवा वज्जी, छठा मल, सतमा चेदी, आठवां वत्स, नौमा किरु, 10वां पंचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सूरसेन, 13वां अस्मक, 14 अवंती, 15वां गंधार और 16वां कंबोज। कहता है इन महाजनपद में बज्जी और मल्ल गणराज थे और शेष में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इन महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। यानी टोटल महाजनपद की संख्या 16 थी सर, और 16 महाजनपद में सबसे महान, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था सर? मगध था। कौन था सर? मगध, मगध। और मगध की राजधानी कहां थी सर? राजगीर। राज का मतलब सर राजगिरी, मगध की राजधानी। कोई दिक्कत सर? नहीं सर। चलिए इसको नोट किया जाए। चलिए इसको नोट किया जाए सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपका। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? कहता है ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत से बड़ी मात्रा में धन का निष्कासन हुआ। भारत में अंग्रेज जो था बाबू, पूरे भारत के धन को अपनी ओर निकास लिया था। यह धन इंग्लैंड विभिन्न रूपों में ले जाया गया। बंगाल में कंपनी शासन के स्थापना के पूर्व इंग्लैंड का पर्याप्त धन व्यापार के माध्यम से भारत आता था, परंतु 1757 ईस्वी के पश्चात भारत से ही धन इंग्लैंड जाने लगा। ध्यान दीजिएगा, पहले इंग्लैंड से आता था पर्याप्त मात्रा में भारत, और भारतीय से धन अब इंग्लैंड जाने लगा। भारत से ले जाए गए धन के बदले भारत को कुछ नहीं मिला। इंग्लैंड जो धन ले गया भारत से सर, उसके बदला में भारत को धन कुछ नहीं मिला। यही धन को निष्कासन था। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब यहाँ के विदेशी शासक नियमित रूप से धन अपने देश ले गए। यह धन व्यापार के माध्यम से तो जाता ही था, कंपनी के कर्मचारी के वेतन, पेंशन, उपहार के रूप में भी भारत से पर्याप्त धन इंग्लैंड ले जाया गया। ध्यान दीजिएगा, धन तो लेके गया इंग्लैंड अंग्रेज, साथ ही साथ कोई कर्मचारी वेतन के रूप में, पेंशन के रूप में और उपहार के रूप में भारत से पूरा धन जो है अंग्रेज लेके चला गया था। फिर भी आज हमारा देश इतना धन ले जाने के बाद, फिर भी आज हमारा भारत देश जो है सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। सर क्वेश्चन पूछता है सोने की चिड़िया के नाम से किसे जाना जाता है, किस देश को? तो भारत देश को। चलिए ये क्वेश्चन को सर नोट किया जाए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्या सर, जो सुनिएगा। 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारण को लिखिए। 1857 की क्रांति हुआ, वो असफल हो गया, तो असफलता होने का 4 कारण लिखिए। तो लिखेंगे सर 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण, विद्रोहियों में एकता का भाव। जो विरोध कर रहे थे हमारे भारत के आदमी, उसमें एकता का भाव था, मतलब एक नहीं थी। दूसरा, जनता में राष्ट्रीयता की भावना का भाव। पूरे देश की जनता में हमारे देश के प्रति राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय का अभाव था। अपने देश के लिए मरने मिटने के नहीं चाहता था, जिस कारण से असफल हुआ था। तीसरा, अनेक भारतीय नरेशों और सरदारों को अंग्रेजों की प्रतिभक्ति। ध्यान दीजिएगा, हमारा देश के जो नरेश था, राजा जो सरदार था, वह रहता था हिंदुस्तान को, गीत गाता था अंग्रेज को, अंग्रेज के प्रति भक्ति करता था, अंग्रेज का गुण गाता था, अंग्रेज का पैर दबाता था, अंग्रेज के खाता था, रहता था भारत में, जिस कारण से असफल हो गया। चौथा कारण, विद्रोहियों को साधनों की अपेक्षाकृत कमी। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज को हमारा विद्रोही है और इसके कारण से साधने की कमी था, जिस कारण से अंग्रेज दबा दिया इस विद्रोह को, जिसको हम कहते हैं 1857 की क्रांति का असफलता। 1857 की क्रांति का कौन सर, असफलता। चलिए ये क्वेश्चन को नोट किया जाए सर, 12 नंबर क्वेश्चन को नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं सर। 1907 में कांग्रेस में विभाजन क्यों हुआ? 1907 ईस्वी में कांग्रेस दो भाग में विभाजित हो गया था। इसका कारण क्या था सर? कांग्रेस के अंदर उदारवादियों की नीतियों के विरुद्ध 1895 से असंतोष बढ़ने लगा था। अरविंद घोष, तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता कांग्रेस नीति से अधिक प्रभावशाली नीतियों को मांग कर रहे थे। बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में के बाद गोखले कांग्रेस से अलग हो गया। 1905 में ही बंग विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी और बायकाट के प्रश्न पर राष्ट्रवादियों, उदारवादियों और उग्रवादियों में विरोध बढ़ते गया और विरोध बढ़ते गया तो हुआ क्या, फलता 1906 ईस्वी में तिलक के स्थान पर दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान दीजिएगा सर, तिलक को हटा के दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उग्रवादियों के दबाव कारण कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज, स्वदेशी, वायकॉट और राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, परंतु उसे लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया। राष्ट्रीय शिक्षा मतलब पूरे देश में शिक्षा मिलना चाहिए, इसको तो स्वीकार कर रहे लेकिन लागू नहीं किया। इससे उग्रवादियों को असंतोष बढ़ने लगा। इसने जलती अग्नि में घी का काम किया। 1907 के सूरत अधिवेशन के लिए लाला लाजपत राय के स्थान पर रास बिहारी घोष को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय के स्थान पर किसको बनाया गया? रास बिहारी घोष को बनाया गया। तिलक को बोलने नहीं दिया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को उग्रवादियों ने अपमानित कर एवं अव्यवस्थित फैलाकर अधिवेशन को भंग करवा दिया। इस घटना के बाद तिलक और उनके सहयोगी कांग्रेस से अलग हो गए और कांग्रेस पर उदारवादियों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। अच्छे अच्छे जो नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस, दादा भाई नौरोजी, ये सबको दबा दिया गया और अंत में बाबू किसको स्थापना किया? उदारवादियों उस पर पूर्ण रूप से कर दिया, जिस कारण से कांग्रेस अलग अलग टुकड़ा में बंट गया। चलिए ये क्वेश्चन को नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन है सर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री में आपको लिख रहा थे लॉन्ग क्वेश्चन। ध्यान देते हैं सर, 14 नंबर, किन आधारों पर संविधान की आलोचना की जाती है? किस आधार पर? संविधान का मतलब होता है सभी के लिए कानून बराबर, और सभी के कानून का बराबर का मतलब होता है देशी विदेश विद्वानों ने निम्नलिखित आधारों पर भारतीय संविधान को आलोचना किया है। पहला कारण, यह सभा जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थी। भारत के संविधान सभा जैसी महत्वपूर्ण संस्था के गठन
के लिए जनता को प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी बनना अति आवश्यक था, क्योंकि उसके द्वारा बनाए जाने वाले संविधान का मूल उद्देश्य भारतीय जनता का आकांक्षाओं को पूर्ण करना था। दूसरा कारण था सर, संविधान सभा का एक दलीय संसद कहकर आलोचना की जाती थी। उस समय भारत में कांग्रेस का प्रभुता था, इसलिए संविधान सभा पर कांग्रेस का प्रभाव था। अतः इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह प्रभुता संपन्न संस्था थी, मतलब किसी की बात को मानना ही नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है सर, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य था नमक जैसी नशीली वस्तु पर कर लगाने का कानून का विरोध करना। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी दांडी मार्च के थे कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किए थे और बोले थे कि नमक पर टैक्स कर जो लेता है अंग्रेज, ये टैक्स को हटाना है, जिसके लिए वो कानून का विरोध किए थे। समुद्र किनारे दांडी से समुद्र जल से नमक तैयार कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। ध्यान दीजिएगा, समुद्र के किनारे जाके वो पानी से नमक बनाए थे और नमक बना के वह एक आंदोलन का शुरुआत की थी जिसका नाम पड़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए, ये क्वेश्चन को सर आप नोट कीजिए और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो आप सब नोट कर रही है, उम्मीद करेंगे आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा है। तो आज आपको लॉन्ग क्वेश्चन हिस्ट्री में लेकर आए, कल आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। यदि आप सबका स्नेह और प्यार इसी प्रकार से रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर, हमारे फेसबुक बाय अनिल सर और मेरे इंस्टाग्राम बाय अनिल सर को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।